हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये स्पेशल मैथ का मॉक टेस्ट है। आपके आने वाले जितने वनडे एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, या आईबी का एग्जाम हो, या सीआईएसएफ का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे हो रही होगी दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, कॉपी पेन आप लिखकर बैठिए और प्रत्येक सवाल पर वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद सोल्व करके देखिए कि आपको वास्तव में सवाल आता है या नहीं आता है। और वीडियो के अंत में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने यहां 25 में से कितने सवालों का सही आंसर दिया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों। कह रहा है कि यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले वीडियो को आप पॉज कीजिए, पहले खुद सोल्व कीजिए और फिर बताइए रियलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ आपको इस मॉक टेस्ट को सोल्व करना है। और अंत में आपको खुद पता लग जाएगा कि तैयारी आपकी कितनी मजबूत और दमदार है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे सवाल क्या पूछा है दोस्तों कि संख्याएं हैं 63, 87 और आपका 123 दोस्तों। कह रहा कि इन संख्याओं को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करें कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो दोस्तों बेसिकली ये जो सवाल है ये आपका मैसेप है, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का ही सवाल है। तो इस सवाल को अगर सोल्व करना है तो आपको करना क्या है, 87 और 63 का अंतर लीजिए, कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा। यहां पे कितना आएगा भाई, 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा। फिर आप कीजिए 123 माइनस 87, कितना आएगा, 13 में 7 गई 6, 11 में 3 8 गई 3, तो 36 आएगा। इसी प्रकार 123 माइनस 63 करेंगे तो आएगा 60 आएगा। हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं है। इस प्रकार के जब भी आपसे भविष्य में सवाल पूछे जाएंगे, आप बस इस कंसेप्ट को लगा देना, आपका सवाल मिनटों में आ जाएगा, सेकंडों में आएगा दोस्तों। हमने क्या कर दिया भाई, अंक का अंतर ले लिया। 63 में से 87 माइनस 63 24 आएगा, 123 माइनस 87 36 आएगा, 123 माइनस 63, तीनों का आपस में अंतर देखा तो कितना आएगा, 24, 36 और 60। बस करना कुछ नहीं है, आपको 24, 36 और 60 का एचसीएफ लेंगे और जो एचसीएफ आएगा वही इस सवाल का आंसर होगा। ये डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। अब यहां पे एचसीएफ लेने के बहुत सारे तरीके, आप फैक्टर कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि दो नजदीकी संख्याएं आप देखिए और नजदीकी संख्याओं का अंतर देखिए कितना है। तो यहां पे देखिए, देखो 24 और 36 से नजदीक है, तो इनका अंतर देखें कितना आएगा, 12 आएगा। अब आप ये चेक कीजिए, क्या ये अंतर जो 12 है क्या सभी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर इन केस ऐसा नहीं होता, यहां पे तो 12 सबको डिवाइड कर रहा है, अगर 12 इन सबको डिवाइड नहीं कर रहा होता तो फर्दर हम 12 के फैक्टर करते और प्रत्येक फैक्टर को चेक करते होते, और जो भी फैक्टर इन तीनों को पूरा पूरा भाग देता वही आपका आंसर हो जाता। बात आ रही समझ में। यह एचसीएफ निकालने का सबसे दमदार और सबसे आसान तरीका है दोस्तों। तो यहां हमने देखा 12 है, वो तीनों को ही डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 12 ही सवाल का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 63 में 12 का भाग देंगे तो भी 3 शेष बचेगा, जब आप 87 में 12 का भाग देंगे तो 12 7 84, तब भी 3 शेष बचेगा, जब आप 123 में 12 का भाग देंगे तब भी 3 शेष बचेगा। मतलब कि 12 ही वो सबसे बड़ा भाजक है जिसको या जिससे 63, 87 और 123 में भाग देने पर हर बार समान शेष बचेगा दोस्तों। तो तरीका क्या है, इनका अंतर लीजिए और अंतर का एचसीएफ आप निकाल दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी संख्या यहां पे दे रखी है, संख्याओं का अंतर लेंगे तीनों का आपस में, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस 1, और जो भी अंतर आएगा उसका एचसीएफ हम लेंगे और जो एचसीएफ होगा वही सवाल का आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी 12 होगा। अगला सवाल देखिए। तो यहां पे सवाल दे रखा है √3 की पावर 5 है गुणा 9 की पावर 2 है बराबर 3 की पावर a गुणा में 3√3। दोस्तों आप सभी जानते हैं
रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस 3 की जगह रूट 3 की जगह 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। अरे इस रूट का मतलब 1/2 है, 1/2 की पावर 5 है, 1/2 की होल पावर 5 है, यानी इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/2 की होल पावर 5, ये है इसका मतलब। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, होल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं 3 की पावर 5/2 गुणा में 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 की होल पावर 2 है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 की पावर 4, 9 की पावर 2 81 होता है, 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी सभी को हम 3 के फॉर्मेट में लेके आएंगे। आगे है 3 की पावर a, इनको मैं अलग अलग ले देता हूं, 3 गुणा में रूट 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को। 3 रूट 3 का मतलब है 3 गुणा में 3 की पावर 1/2, क्योंकि रूट 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। अब बेस समान है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर आएगी 1.5 का मतलब होता है 3/2 दोस्तों। ठीक है, ये a है। अब आप सभी जानते हैं यहां बेस समान है तो ये भी पावर जुड़ जाएंगी, 3 की पावर आएगी 13/2, इधर है 3 की पावर a गुणा में 3 की पावर 3/2। अब आप जानते हैं 3 की पावर जब आप a निकालेंगे तो आएगा आपका 3 की पावर 13/2, ये आ जाएगा भाग में 3 की पावर 3/2। अब देखो बेस समान है, भाग है, तो पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो 3 की पावर a बराबर होगा 3 की पावर 13 में 3 10/2 5 आएगा, a का मान कितना आ जाएगा 5, तो a का मान 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, आप माइंड में कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको हर चीज खोल के यहाँ पे दिखाई है ताकि हर बच्चा इस सवाल को समझ पाए और इस जैसे अन्य सवालों को आराम से कर पाए, यही हमारा मकसद होता है कि हर बच्चे को हम साथ लेकर चले। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी एक शरबत में 15% चीनी है और दूसरे शरबत में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए कि जो नया शरबत का मिश्रण है उसमें 10% चीनी हो। तो ये जो दोस्तों सवाल है ये मिश्रण से हम सोल्व करेंगे कि भाई पहला मिश्रण है उसमें तो 15% चीनी है, दूसरा है उसमें 5% चीनी है, और जो तीसरा हमने बनाया है उसमें 10% चीनी है। क्रॉस अंतर निकालेंगे, इधर से आएगा 5, इधर से भी 5 आएगा, यानी 1:1। इसका मतलब यह है कि जितना लीटर आपने शरबत पहले मिश्रण से लिया है उतना ही दूसरे से लेना पड़ेगा। तो अगर ये भी 20 लीटर है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 20 लीटर यहां पे लेना पड़ेगा। तो 20 लीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोनों ही मिश्रणों से आपको बराबर मात्रा में शरबत यहां पे लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि x माइनस वाई की 3 प्लस y माइनस जेड की 3 प्लस में z माइनस एक्स की 3 बटे है 6x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स के, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यह एडवांस का सवाल है, अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन आसान सवाल है। इस प्रकार के सवाल आपको आईबी में देखने को मिल सकते हैं, दिल्ली पुलिस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, क्या x माइनस वाई की पावर जो 3 है इसको मैं a लिख सकता हूं, या आप ये मान लीजिए जो ये x माइनस वाई है ना इसकी जगह मैं a रख लेता हूं, y माइनस जेड की जगह मैं b रख लेता हूं, और z माइनस एक्स की जगह मैं c रख लेता हूं। तो ये ऊपर क्या है, क्या a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बटे 6abc नहीं है क्या। x माइनस वाई को हमने a मान लिया, y माइनस जेड जहां भी है उसकी जगह हमने b मान लिया, z माइनस एक्स की जगह हमने c मान लिया। तो ये ऊपर क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यही तो है। नीचे 6abc, यही तो है दोस्तों। a3 प्लस b3 प्लस c3 बराबर होता है 3abc के। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 3abc बटे क्या है 6abc। कैलकुलेट करेंगे 1/2, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान सवाल है।
दिखने में आसान है, जब खुद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आसान था या मुश्किल था। ऐसे अगर कोई टीचर समझाता है तो आपको हर सवाल आसान ही लगता है, लेकिन जब एग्जाम आता है तो वहां पे परफॉर्मेंस आपकी बिगड़ जाती है, पता नहीं क्यों बिगड़ जाती है। ठीक है भाई, तो इसलिए हर चीज को ध्यान से देखा करो और सवाल को खुद सोल्व करके देखो कि क्या मेरे को सवाल ये वास्तव में आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी ने एक साझा व्यापार शुरू किया। भाई ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ए ने 40,000 रुपए और बी ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। हुआ क्या कि 3 महीने के बाद बी भी इसमें शामिल हो गया और बी ने इसमें 60,000 रुपए की राशि इन्वेस्ट की। लेकिन उसी समय जब सी इसमें शामिल हो रहा था तो बी ने अपनी कुल राशि में से 10,000 रुपए निकाल लिए और साल के अंत में तीनों को कुल मिलाकर 51,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो सी का भाग बी से कितना अधिक है ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, तो हम यहां पे निकालेंगे 12 महीने बाद इनका कुल मिलाकर जो लाभ होगा उसका रेशियो क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है। ए ने 40,000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट किए हैं, पूरे 12 महीने ये टिका रहा, कोई बदलाव इसने नहीं किया। अच्छा जी, बात करते हैं सी की। तो भाई सी तो 3 महीने बाद आया, तो सी लाभ कितने दिन का लेगा? 9 महीने का लेगा। किस पर भाई? 60,000 रुपए पर। 60,000 रुपए पर 9 महीने का ये लाभ लेगा। बी की बात करते हैं, तो बी ने इन्वेस्ट किए थे 50,000 रुपए, 3 महीने तक तो 50,000 रुपए पर टिका रहा। लेकिन हुआ क्या कि 3 महीने के बाद जो राशि थी 50,000 उसमें से 10,000 निकाल लिए, यानी 10,000 रुपए उसके पास अब बच गए उसके इन्वेस्ट के, और इस यानी 10,000 उसने निकाल लिए तो 40,000 बचे। 40,000 पर वो 9 महीने का प्रॉफिट यहां पे ले रहा है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों। अब यहां पे 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये आएगा 12 चौक 48। और भी कट रहा है क्या? 3 से कटेगा 4 बार, या 3 को मत काटो, आप आराम से आखिरी में कर लो, या 3 से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। कैंसिल कर देते हैं, काटना आखिरी में काटेंगे। तो यहां पे आएगा 12 चौक 48, 5 3 15, 9 चौक 36, 51 आएगा, और ये 9 6 54 आएगा। अब ये 3 से फिर कट जाएगा, कितना आएगा? 16 17 और 18। यानी साल के अंत में 12 महीने बाद जो तीनों को लाभ प्राप्त होगा ए बी सी को, उसका जो रेशियो है वो 16 17 और 18 है। कुल मिलाकर कितना है दोस्तों? ये कुल मिलाकर है 51। तो 51 यूनिट बराबर है, 51 यूनिट बराबर है 51,000 के। तो 1 यूनिट का मान बराबर आएगा 1000 के। पूछा है कि सी का जो लाभ है वो बी से कितना अधिक है, तो 1 यूनिट ज्यादा है तो 1 यूनिट का मान 1000 रुपए, यानी सी का लाभ बी से 1000 रुपए ज्यादा है। ठीक है भाई, तो 1000 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम, आपके आईबी के एग्जाम और आपके सीआईएसएफ के एग्जाम तक हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यह कैलकुलेटिव सवाल है, कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के बाद आप आंसर खुद ही निकाल रहे होंगे। तो यहां पे जो मिश्रित भिन्न दे रखे हैं उनको मैं पहले ही सोल्व कर देता हूं। तो 8 से 1/2 का मतलब होता है 17/2। फिर माइनस का निशान है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। 4 3 12 और 1 13/4 लिख सकता हूं इसकी जगह भाग में। फिर मंजिला ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और फिर है 1 से 1/4, यानी 4 एकम 4 5/4 माइनस 1/2। फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यह है 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। छोटे ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। ये सवाल आपको दे रखा है भाई। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं सबसे ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 2 3 6 3 3 9, 3 2 6 6 कम 6, यानी 9 प्लस का है माइनस के 3 है, तो 9 में से 3 घटेगा 6, 6/6 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 1। 1 का गुणा किसी में भी करो वही संख्या रहती है 1/2, यानी कि ये अंदर वाला सौदा तो हमारा खत्म ही हो चुका है दोस्तों। छोटे ब्रैकेट से हम मंजिला पर आ चुके हैं, यहां पे आ चुके हैं दोस्तों, यस और नो?
अब यहां पे देख लीजिए, ये 4 आएगा, 5 माइनस ये 2 दूनी 4, तो ये आएगा 3/4। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 3/4, यानी 13/4 भाग में 3/4 है। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 17/2 माइनस 13/4 गुणा में 4/3 नहीं आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 17/2 माइनस 13/3 आपको कैलकुलेट करना, 6 एलसीएम 17 51 और ये 26 आएगा, ये आएगा 25/6, यानी 4 सही 1/6 इस साल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। और कैलकुलेशन में भी हम छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे, 4 से 1/6 की जगह हम 6 से 1/4 टिक करके आएंगे और वही हमारा सवाल गलत हो जाएगा, आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा। हम केवल 4 देखेंगे, ऑप्शन ए और बी लगता है समान है, टिक करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 56,000 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। इसके चारों ओर 4 बार तार खींचने का खर्चा क्या आएगा, जबकि प्रत्येक चक्कर में मैदान का परिमाप 5% तार है अधिक लगता है। तो तार का मूल्य 25 रुपए प्रति हेक्टेयर है, तो खर्चा बताइए दोस्तों। ठीक है, देखिए ये आयताकार कोई मैदान है या खेत है, इसका जो क्षेत्रफल है एरिया वो है 56,000 वर्ग मीटर। अच्छा दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 7:5, तो 7 पंजे 35 एक्स की स्क्वायर, 35 एक्स की स्क्वायर अगर 56,000 है तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, देखो 35 से 7 पंजे 35 यहां पे कटेंगे 1600 आएगा और एक्स का मान आएगा 40, तो यहां पे आएगा 7 चौक 28 280 मीटर, यानी कि लंबाई आपकी आएगी 280 मीटर आ जाएगी और चौड़ाई यहां पे आएगी 200 मीटर, 40 पंजे 200। ठीक है भाई, इतना काम हम कर चुके हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हुआ क्या, सबसे पहले तो मैदान की परिमाप निकालेंगे कि मैदान है कितना, इसका परिमाप कितना है। तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो 2 इंटू 480 आएगा, बराबर कितना आएगा 960 मीटर दोस्तों। यानी इस मैदान का जो परिमाप है वो 960 मीटर है। प्रत्येक चक्कर पे हमें 960 मीटर तार की आवश्यकता पड़ती, लेकिन कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है कि हर चक्कर पर इस लंबाई जो परिमाप है इसका 5% ज्यादा तार चाहिए हमें। तो देखिए एक चक्कर में तार की लंबाई कितने भाई, 960 प्लस में 960 का 5% इतना बढ़ रही है, ये आएगा 48, ये आएगा 1008 मीटर दोस्तों। तो तार की कुल लंबाई कितनी चाहिए, यानी चारों चक्कर लगाने के बाद, यानी कुल मिलाकर जो तार की लंबाई है, तार की कुल लंबाई बराबर 1008 गुणा में 4 चक्कर, तो 4032 आ जाएगी। इतने मीटर तार आपको चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी अगर इस खेत के चारों ओर आपको बाड़ लगानी है तार की, तो 4032 मीटर आपको तार लगवानी पड़ेगी, क्योंकि हर चक्कर में कुल परिमाप की 5% ज्यादा तार आपको चाहिए। मतलब कि एक चक्कर में 1008 मीटर आपको तार चाहिए, तो चारों चक्रों में 4032 मीटर आपको तार चाहिए दोस्तों। तो खर्चे की बात कर रहे हैं, तो खर्चा होगा 4032 मीटर। मीटर को हेक्टेयर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, इतने हेक्टेयर पर खर्चा 25 का है, तो 25 चौक 100, यानी कि 1008 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। हेक्टेयर, मीटर को हेक्टेयर में बदलने के लिए देखो हेक्टेयर बराबर होता है 1 यानी मीटर बटे 100। ठीक है, तो 4032 मीटर था, बटे 100 कर दिया, गुणा में 25 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे 1008 रुपए इसका खर्चा आ जाएगा, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है tan थीटा बराबर है 4/3 के, और आपसे पूछा है 3 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस माइनस में 2 cos थीटा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, -2 cos थीटा। ये दोस्तों डायरेक्ट कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट कंसेप्ट है। तो यहां पे इसकी जगह हम लिख रहे होंगे 3 tan थीटा प्लस में 2
और नीचे रख रहे होंगे 3 tan थीटा -2, ये माइनस है तो -2 है, प्लस है तो प्लस दोस्तों। अब आप जानते हैं tan थीटा का तो मान आपको दे रखा है, तो 3 तो है ही, tan थीटा इस जगह क्या है 4/3, तो 3 गुणा में 4/3 प्लस में 2 बटे आएगा 3 गुणा में 4/3 -2। 3 से 3 कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा 6, 3 से 3 कैंसिल होगा तो बटे आएगा 2, तो क्या आएगा 6/2 बराबर 3 इस सवाल का आंसर। ठीक है, 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल जो है ट्रिग्नोमेट्री का है, डायरेक्ट कंसेप्ट पे यानी डायरेक्ट सूत्र पर आधारित है, ये कुछ भी इसमें अलग करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सवाल है। tan थीटा का मान आपको दे ही रखा है कि भाई 4/3 है, रखेंगे सवाल आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 900 रुपए 1125 हो जाएगा। यानी यहां पे आपको अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों अमाउंट। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई बराबर 1125 रुपए। अच्छा प्रिंसिपल कितना है 900 रुपए, रेट क्या है दोस्तों 2.5%। आपसे क्या पूछा है टाइम, तो टाइम का सूत्र क्या होता है एसआई साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे प्रिंसिपल गुणा में रेट, यही होता है। तो भाई एसआई कितना है 1125 में से 900 हटाएंगे 225, तो 225 गुणा में 100 बटे प्रिंसिपल है 900 गुणा में 5 गुणा में 2, 2.5 का मतलब 5/2। कैलकुलेट करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यहां पे 5 कटेगा तो आएगा 10 साल। ठीक है भाई, तो समय कितना आ जाएगा 10 साल आ जाएगा। देखो कह रहा है कि 900 रुपए की जो राशि है वो 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 1125 रुपए हो जाएगी। तो 1125 यहां पे अमाउंट है नहीं, प्रिंसिपल भी और साधारण ब्याज भी, तो साधारण ब्याज कितना होगा 225 होगा। रेट है आपके पास, प्रिंसिपल आपको टाइम निकालना है जिसका सूत्र आपको बताई है, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर होता है। कैलकुलेट करेंगे 10 साल आपका समय निकल कर आ जाएगा, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 के पंक्तियों में खड़े होने पर पूर्ण वर्ग बनाने हैं, तो न्यूनतम कितने सिपाहियों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों देखिए, आपने 26 जनवरी पर परेड में देखा होगा कि सिपाहियों का वर्ग आता है, कोई भी दल आता है वर्ग में आता है। वर्ग का मतलब दोस्तों जैसे 5 जवान ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 मिलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हर तरीके से आप किसी भी एंगल से देखेंगे आपको 5 ही नजर आएंगे। ऐसे भी 5 होंगे, 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 ऐसे 5 होंगे। ऐसा एक वर्ग बनाना है और एक पंक्ति में जवान कितने होंगे 10 या 15 या 20। दोस्तों आपको करना क्या है 10 लेना है, 15 लेना है, 20 लेना है, इनके फैक्टर ले लीजिए, तो 2 पंजे 10 15 और ये 10 आएगा। ठीक है, फिर किससे भाग हो रहा है 5 से, तो 5 से कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 2 गुणा में 3 गुणा में 5 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। मैं 1 2 और लगा देता हूं, क्या अब ये परफेक्ट स्क्वायर बना? अब भी नहीं बना। मैंने 1 3 और लगा लिया, क्या अब भी परफेक्ट स्क्वायर बना? नहीं बना। अब मैंने 1 5 और लगाया, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, करके देख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 2 गुणा में 2 ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किसी भी संख्या को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। अरे स्क्वायर का मतलब क्या है? ए का स्क्वायर मतलब होता है ए गुणा ए, यस और नो। मैं आपसे पूछूं भाई ए क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है भाई, जब एक को 2 बार गुणा करोगे तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तो पेयर में है लेकिन 3 पेयर में नहीं है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 3 और से गुणा करना पड़ेगा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार सेम चीज यहां पे आपको मिलेगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, यही तो मिलेगा आपको। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है,
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो 3 से गुणा कीजिए। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो 5 से गुणा कीजिए। अब कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 3 180, 180 गुणा में 5 बराबर 900। तो न्यूनतम जवाब है ना 900 चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है, 10 15 और 20 का फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर्स के माध्यम से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बस बिल्कुल सिंपल चीज है दोस्तों। ठीक है भाई, और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है? जब एक ही नंबर पेयर में हो। अब यहां पे 2 तो पेयर में था ना, 3 पेयर में था ना, 5 पेयर में था, तो इनको पेयर बनाएंगे और जैसे ही पेयर बनाएंगे इनका गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे 900 जवानों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला सवाल, अगला सवाल है 5 की पावर 0.25 गुणा में 125 की पावर 0.25 बटे है 256 के पावर 0.10 गुणा में है 256 की पावर 0.15। इसका मान आपसे पूछा है दोस्तों। तो ये तो सेम लिखा हुआ है, 5 की पावर 0.25, कोई बदलाव नहीं है। अब ये 125, इसको क्या 5 की पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 5 की पावर 3 है, उसकी होल पावर 0.25 है, तो होल पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगी। तो 0.25 का गुणा 3 बार करेंगे तो आएगा 5 की पावर 0.75, यही तो आएगा बटे। अब या तो आप अभी जोड़ लो इनको भाई, 256 की पावर 25 हो जाएगा। देखो 256 की पावर कितना हो जाएगा? 0.25। 256 का मतलब होता है 4 की पावर 4, यानी इसको मैं लिख रहा हूं 4 की पावर 4 दोस्तों, की पावर 0.25। पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.4 की पावर 1.00। ऊपर भी क्या होगा? बेस समान हो गए तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 5 की पावर 1, 4 की पावर है। अरे पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएंगे, तो 5/4 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5/4 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सीक्वेंस में हम आपको सवाल दे रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बहुत ही इजी सवाल मिलेंगे, लेकिन इस सवाल, ये भी सवाल काफी बच्चों को हार्ड लगेगा जो करेंगे दोस्तों। ठीक है, दिखने में हर सवाल आसान ही होता है दोस्तों, लेकिन जब करते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारी वास्तव में तैयारी है या हम हवा में ही चल रहे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है x प्लस में 9/x बराबर है 6, और आपको बताना है x स्क्वायर प्लस में 9/x स्क्वायर का मान कितना होगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये आपका अलजेब्रा का सवाल है आसान। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x से, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, x से क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। x से गुणा करने पर, तो आप x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 9 बराबर 6x होगा। यस और नो? अब जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9 बराबर 0, ये क्या बन गई? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यानी इस 9 के, यानी यहां पे ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 9 आए और जिनको जोड़े तो -6 आए। तो आप कहेंगे -3 -3 को जोड़ने पर माइनस का 6 आएगा, और -3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। यानी x -3 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। x का मान आपके पास आ चुका है कितना? 3 रख दीजिए। x का मान 3 की पावर 2 9, प्लस में ऊपर 9 है बटे भी 9, कैलकुलेट करेंगे 9 ने 81 और 9 90 बटे 9, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 10। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सवाल का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छे लग रहे हैं सवाल, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो। देखिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोई संख्या मान लीजिए 21 से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 21 से। मान लीजिए आप जानते हैं 63 है, वो 21 से भाग जाती है। 63 एक ऐसी संख्या है जो 21 से पूरी भाग जाती है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये 63 21 के फैक्टर 7 और 3 से भाग नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी।
यस और नो? यानी अगर कोई संख्या किसी नंबर से भाग जाती है तो वो संख्या उस नंबर के फैक्टर से भी भाग जाती है। इतनी बात आपको समझनी है। तो यहां पे 111 दे रखा है दोस्तों, तो 111 का मतलब होता है निश्चित नंबर है 37 गुणा में 3। ठीक है दोस्तों, यानी अगर कोई संख्या 111 से भाग जा रही है तो वो 37 से भी भाग जानी चाहिए, वो 3 से भी भाग जानी चाहिए। और 3 का भाजकता का जो सूत्र है, नियम है, वो ये है कि कोई संख्या 3 से भाग तभी जाएगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाता हो। तो यहां पे देखिए ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में अंकों का योग 4 है, बिल्कुल आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में भी अंकों का 4 है, 4 ही तो एक है, नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी एक्चुअल में आपको जो भाग देना है वो 111 से देना है, ना कि केवल 3 से। तो ऑप्शन सी है वो 111 से भाग नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन ए यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए भाई, क्या कह रहा है? 25 संख्याओं का औसत है वो 18 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या क्या होगी? यानी इस प्रकार से 25 संख्याएं थी भाई, आप ये मान के चलिए इस प्रकार से 25 संख्याएं थी और सबका जो औसत है वो कितना था? 18 था। सबका औसत कितना था दोस्तों? 18। पहली जो 12 था उनका औसत 14 है, अंतिम 12 है उनका औसत 17 है दोस्तों। ठीक है, ये आपको दे रखा है, मैं बिना किसी एक्स्ट्रा सूत्र के डायरेक्ट बताऊंगा। देखिए सभी 25 का औसत कितना था? 18, यानी प्रत्येक संख्या के हिस्से में 18 नंबर आ रहा था। लेकिन पहली 12 को देखें तो हर संख्या औसत से 4 नंबर कम ले रही है, 14 ही तो औसत है, यानी कुल मिलाकर कितना कम ले रही है? 48। अंतिम 12 को देखें तो हर संख्या औसत से 1 नंबर कम ले रही है, यानी 1 कम ले रही तो माइनस का 12, यानी कुल मिलाकर यहां पे 60 कमी, कुल मिलाकर 60 नंबरों की कमी आ रही है। अगर पहली 12 और आखिरी 12 को देखा जाए तो कुल मिलाकर 60 नंबरों की कमी आ रही है। और इन 60 नंबरों की भरपाई कौन करेगा? यदि सभी का औसत आपको 18 रखना है तो जो 13वीं संख्या होगी वह औसत से 60 ज्यादा होगी, यानी 78 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप डिटेल से कर सकते हो, 25 संख्याओं का योग, पहली 12 का योग, अंतिम 12 का योग, फिर जोड़ के घटा लीजिए, वो भी तरीका, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है भाई, तो सीधा सवाल था यहां पे सोल्व करने का। 78 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो अगर अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है तो क्या मैं अनूप की आयु निकाल दूं भाई? अनूप की आयु कितनी आ जाएगी? 3 वर्ष आ जाएगी। अब मान लीजिए गुलजार की बात हो रही है, तो गुलजार की आयु मान लेते हैं x वर्ष। कितना मान लेते हैं दोस्तों? x वर्ष। कह रहा है कि गुलजार की आयु में से 6 घटाइए और भाग दीजिए 18 से, तो आपको अनूप की आयु प्राप्त होगी। तो भाई x - 6 बराबर 54 और x का माना जाएगा 60 वर्ष, यानी गुलजार की जो आयु है वो कितनी है? 60 वर्ष है। ठीक है भाई, तो गुलजार की आयु कितनी आ जाएगी? 60 वर्ष आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि एक टंकी किसी हौज को 20 मिनट में भर सकती है जबकि दूसरी टंकी उसे 60 मिनट में भरती है। यदि दोनों टंकियों को 10 मिनट तक एक साथ खोल दिया जाए और फिर पहली टंकी को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय यहां पे लगेगा दोस्तों? तो देखिए एक टंकी है वो भरती है कितने मिनट में? 20 मिनट में। दूसरी टंकी है भरती है 60 मिनट में। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं टंकी की धारिता कितनी है दोस्तों? 60 लीटर। इनकी क्षमता निकाल लेते हैं भाई, तो क्षमता कितनी आएगी? 3 और 1। अब अगर दोनों टंकियां साथ खोली जाएंगी तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालेंगे, यस और नो? तो 10 मिनट चलती हैं, तो 10 मिनट में कितना डाल देंगे दोस्तों? 40 लीटर। जब आपने दोनों को 10 मिनट तक चलाया तो दोनों ने मिलकर 40 लीटर पानी टंकी में भर दिया।
टंकी की कैपेसिटी है 60 लीटर की, तो कितना पानी और डलेगा 20 लीटर। अब टंकी ए को आप बंद कर चुके हैं, तो 20 लीटर पानी डालने में टंकी बी को जो समय लगेगा वो लगेगा 20 मिनट का। ठीक है दोस्तों, तो 20 मिनट इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अपना फीडबैक है आप हमें लाइक और डिसलाइक से दीजिए, और आखिर में कमेंट भी करके आपको बताना है कि आपका स्कोर यहां पे कितना रहा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 0.13 प्लस में पी स्क्वायर बराबर 13 है तो पी का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। पी स्क्वायर जब आप रखेंगे तो 13 बटे 1300 आ जाएगा। इधर से देखो 0.30 था ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 1300 आ जाएगा। ये अब आएगा 1/100। 1/100 का मतलब होता है 0.01, तो इधर है पी स्क्वायर और 0.01 होता है 0.1 का स्क्वायर, तो पी का मान कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा क्या? यस, तो यही इस सवाल का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो। तो यहां पे डायरेक्ट यहां पे सूत्र होता है डायरेक्ट यहां पे सूत्र होगा दोस्तों सीपी और एमपी का। सीपी और एमपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट बराबर 100 प्लस में डिस्काउंट। तो भाई यहां पे कितने का है 100 माइनस 10 90 रुपए में कोई चीज खरीदी है उसने, और कितना मार्क प्राइस यहां पे लगाना पड़ेगा ताकि 10% का लाभ हो तो 110। 90 वाली वस्तु का अंकित मूल्य उसे 110 करना पड़ेगा, 20 बढ़ाकर करना पड़ेगा कितने पर 90 पर, तो 100 पर कितना दोस्तों 22 सही 2/9% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 2/9 आ जाएगा। 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%, तो 2/9 का मान आ जाएगा 11 से 1/9 का दुगुना। ठीक है दोस्तों, तो 22 से 2/9% बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट सूत्र में रखिए और सवाल का आंसर आप निकाल दीजिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भरत है अपनी आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर, 18% कपड़ों पर, 38% भोजन पर तथा 17% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1350 रुपए बैंक में बचा लेता है। तो भोजन पर कपड़ों से कितने ज्यादा रुपए वो खर्च करता है। तो मान लीजिए कुल उसकी इनकम मान लीजिए 100 रुपए है, तो 100 में से वो 4 खर्चे कर रहा है दोस्तों। कितने खर्चे कर रहा है भाई 4। एक कर रहा है 12% शिक्षा पर, फिर दूसरा कर रहा है 18%, यानी 100 में से 12 कर रहा है शिक्षा पर, 100 में से 18 कर रहा है कपड़ों पर, 38 कर रहा है भोजन पर और 17 कर रहा है मनोरंजन पर। यस और नो, यही तो खर्चा है। तो कुल मिलाकर 100 में से उसने कितने खर्च कर दिए दोस्तों 30, 68, 7, 65 और 10, 85, 68, 7, 75, 10, 85, यानी 100 में से 85 वो खर्च कर चुका है। तो शेष कितना रह जाएगा 15%, और एक्चुअल में कितना शेष रहा है 1350 रुपए। एक यूनिट का मान आएगा 70 रुपए। भाई 100 में से 85 अगर उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने 15, तो 15 यूनिट का मान दे रखा है 1350 रुपए के, एक यूनिट का मान कितना आएगा 70 रुपए। अब कह रहे कि भोजन पर कपड़ों से कितने ज्यादा खर्च कर रहा है 20, तो 20 गुणा में 70 बराबर कितना 1400 रुपए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। भोजन पर कपड़ों से 1400 रुपए ज्यादा वो खर्च कर रहा है। ठीक है भाई, तो सवाल का आंसर आएगा 1400, जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल है वो 15 है तथा उनके वर्गों का योगफल 113 है, तो संख्याएं क्या है। तो मान लेते हैं संख्या x और y है, तो दे क्या रखा है दोस्तों x प्लस y बराबर है 15 और x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर है 113। आपसे पूछा है कि वो संख्याएं क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअल में ये जो चीज है ना दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये बराबर है पता है किसके, एक्स प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। ये डायरेक्ट सूत्र है, आपने पढ़ा होगा
सिंप्लीफिकेशन में भी हम पढ़ते हैं और ये अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये आपके पास है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है कितनी, 15। तो 15 का स्क्वायर रखेंगे कितना आएगा, 225 माइनस 2xy। क्या ये वैल्यू आपके पास है, बिल्कुल। ये कितनी है, 113 है। 2xy का मान रखेंगे तो आएगा 225 माइनस 113 मतलब 112। एक्स वाई का मान आप निकालेंगे कितना आएगा, 56 आएगा। यानी कि आपको कुल मिलाकर एक ऐसी संख्या देखनी है दो जिनका गुणा करें तो 56 आए, जिनको जोड़े तो 15 आए। तो क्या 7 और 8 आपका सवाल का आंसर नहीं हो जाता? ये सवाल आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर रहे होते तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन मैं हर बच्चे को ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी सवाल आपकी पकड़ से बाहर नहीं है, बस आपके बेसिक अच्छे होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में रख सकते थे भाई योग है वो 15 होना चाहिए। तो ऑप्शन चारों ही ऐसे जिनका योग तो 15 है, यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती, तो डायरेक्ट रख दीजिए। मैंने लंबा समझाया आपको, आप डायरेक्ट यहां पे देखते तो आपका आंसर आ जाता दोस्तों, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई काम 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। भाई किसी ठेकेदार ने किसी को कहा भाई आपका काम 9 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, और इसके लिए उसने कुछ आदमी भी लगा दिए। लेकिन जो काम 9 दिन में कंप्लीट होना था वो काम हुआ कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन ज्यादा लगे, 6 दिन। क्यों? क्योंकि जब काम स्टार्ट हुआ तो पहले ही दिन 6 व्यक्तियों ने छुट्टी मार ली, वो आए ही नहीं काम पर दोस्तों, ठीक है। तो यही सवाल का मतलब आपको दिख रहा है बोर्ड पर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो व्यक्ति पहले दिन 6 काम पर नहीं आए, जितना काम वो 6 व्यक्ति करते उतना काम करने में इनको 6 दिन ज्यादा लगे। अरे काम तो 9 दिन में ठेका लिया था ना, काम पूरा करने का ठेका 9 दिन का लिया भाई, लेकिन लगे कितने, 15 दिन। क्यों लगे? क्योंकि 6 व्यक्ति काम पर नहीं आए। तो मतलब कितने दिन ज्यादा लगे काम करने में, 9 दिन का ठेका था, 15 दिन में काम कंप्लीट हुआ, 6 दिन एक्स्ट्रा लगे क्योंकि 6 व्यक्ति नहीं आए। तो 15 दिन में काम हुआ, इसका मतलब 15 ही व्यक्ति उसने काम पर लगाए होंगे। यस और नो? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रारंभ में x व्यक्ति थे तो काम होना चाहिए था, अगर व्यक्ति x है तो काम कितने दिन में प्रारंभ हुआ दोस्तों, यानी 9 दिन में होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, पहले दिन 6 व्यक्ति काम पर नहीं आए, यानी m1 d1 m2 d2 वाला डायरेक्ट सूत्र है। तो x बटे 15 बराबर यहां पे क्या आएगा, x बटे 15 नहीं आएगा, x बटे x माइनस 6 बराबर 15 बटे 9। तो आएगा 9x माइनस 15x माइनस 90, यह आएगा 6 बराबर 90, ठीक है। और 6x बराबर 90, x का मान आएगा 15, ठीक है। यानी प्रारंभ में 15 व्यक्ति थे, पहले दिन 9 व्यक्ति काम पे आए, इसलिए 15 दिन में, यानी आपको इक्वेशन बराबर करनी है ये, ठीक है दोस्तों। रेशियो से आप सवाल को कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो भाई 15 व्यक्ति यहां पे काम पर लगाए उसने। सीधा सवाल है ये, तो कुछ भी करना, ये तो लिखना ही नहीं था आपको। देखो 15 दिन में काम कंप्लीट इसलिए हुआ क्योंकि जो काम 9 दिन में होना था उसमें क्या हुआ, पहले दिन 6 व्यक्ति छुट्टे पर नहीं आए, यानी 6 व्यक्तियों का जो काम है अगले 6 दिन में पूरा हुआ। यानी एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा था तो काम 15 दिन में पूरा हुआ, तो कितने व्यक्ति काम पर लगाए, 15 काम पर लगाए, क्योंकि एक व्यक्ति जब एक ही काम कर रहा है तो 15 दिन में 15 ही लोगों ने काम किया होगा, ठीक है। अगला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट होता है, आपको सवाल ये दिख रहा है स्क्रीन पर। 999 से 1/7 प्लस में 2/7 3/7 यहां पे आपको दिख रहा है दोस्तों। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सवाल में 999 को कॉमन ले लेंगे। तो 999 का जो आप कॉमन लेंगे कितनी बार है, 6 बार है, प्लस में दूसरे में क्या लिखेंगे 1/2 प्लस में 2, सॉरी 1/2 नहीं है ये 1/7, 1/7 प्लस में 2/7 प्लस में 3/7 प्लस में 4/7 प्लस में 5/7 प्लस में 6/7 ये दे रखा है। तो ये करेंगे दोस्तों 6 निम 54, 6 निम 54 और 5 59, 6 निम 54 और 5 59, ये तो आएगा 5994 प्लस में ये आएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21 21/7, तो ये आएगा 3, और जोड़ेंगे 5994 में 3 को तो आपका आंसर आएगा 5997। इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये काफी फेमस सवाल है,
और काफी बार पूछा जा चुका है, तो आगे भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सवाल नहीं तो इसी पैटर्न पे कोई दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रहेगा। तो यहां पे हम निकालेंगे दोस्तों मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। आप जानते हैं 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, और 10% का मतलब होता है 1/10। यानी कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य 5 था उस पर हमने 1 की छूट दे दी, कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जो वस्तु की कीमत बची मान लीजिए 10 है, तो उस पर 1 की छूट दे दी, कितनी हो जाएगी, 9। यानी कि कुल मिलाकर 50 रुपए कीमत वाली वस्तु को हमने 36 रुपए में बेचा। 50 बराबर है 500 के, तो 36 बराबर होगा 360 के, क्योंकि ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना है। दूसरा यहां पे तरीका है सेलिंग प्राइस निकालने का, वो होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1 बटे 100 गुणा में 100 माइनस D2 बटे 100। ये तरीका भी लगा सकते हो। तो आएगा मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 500 गुणा में पहला डिस्काउंट कितने का, 20 का, तो 80 बटे 100। दूसरा है 10% का, तो 90 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 अंटे 40 गुणा में 9 करेंगे तो यहां भी कितना आएगा, 360 रुपए इस सवाल का आंसर आएगा। जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा गौर कीजिए क्या पूछा है सवाल में। यदि कह कि कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 30 रुपए है, तो राशि क्या होगी। एक साहूकार के पास गए, हमने कहा भाई पैसा चाहिए, हमें मूलधन चाहिए, ब्याज पर रुपए चाहिए। तो साहूकार ने कहा भाई दर तो रहेगी 8% वार्षिक, लेकिन आपका जो ब्याज है वो समायोजित होगा हर 6 महीने पर। यानी हर 6 महीने पर हमें उस साहूकार के पास जाना पड़ेगा, हिसाब किताब जुड़वाना पड़ेगा, फिर से नया ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब तो साहूकार ज्यादा चालाक है। रेट हमें वो वार्षिक बता रहा है और समायोजित कर रहा है वो छमाही पर। तो अगर रेट आपका वार्षिक है और कैलकुलेशन आप छमाही पर कर रहे हैं, तो रेट को भी छमाही के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको करना क्या, इस सवाल में बेसिकली प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपको 8% वार्षिक है दोस्तों, तो अर्ध पूरे साल की दर 8% है, तो आधे साल की कितनी हो जाएगी, 4%। 4% हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। टाइम यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 छमाही, और 1 साल का टाइम है तो 2 छमाही होंगी कि नहीं होंगी। अच्छा, CI और SI का अंतर कितना दे रखा है, 30 है। तो 4% का मतलब होता है 1/25। तो प्रिंसिपल मान लेंगे 25 की पावर 2। 25 की पावर 2 इसलिए कि इस 25 की पावर उतनी ही पावर हम मूलधन मानते हैं जितना यहां पे टाइम है। तो टाइम यहां पे क्या है, 2 छमाही है, तो 25 की पावर 2 हम यहां पे क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना है दोस्तों, 625, पहले साल और दूसरे साल। पहले साल क्या होगा, मूलधन पर ब्याज लगेगा, यानी पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, और साधारण ब्याज तो हर साल का ही समान होता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज 25 रुपए, दूसरे साल का साधारण ब्याज 25 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, जैसे जैसे हम साल दर साल आगे बढ़ते हैं तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर पिछले साल का कोई ब्याज है, पहले का कोई ब्याज है, तो उस पर भी ब्याज हम लगाते हैं। तो हमने दूसरे साल हम गए तो मूलधन पर तो हमने ब्याज कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इससे पहले ब्याज था उस पर भी ब्याज लगेगा 1/25 की दर से, तो यह आएगा 1। यह है पूरे 2 साल का साधारण ब्याज। ये पूरा क्या है दोस्तों, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है दोस्तों, अंतर है। तो ये अंतर है, यानी आप CI और SI का डायरेक्ट अंतर निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा दोस्तों, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर है 30 के,
प्रिंसिपल है 625, तो 625 गुणा में 30 करेंगे तो आएगा 3 पंजे 15 और 7 18, 18,750 रुपए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल कितना होगा 18,750 रुपए। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको छमाही, तिमाही, चौमाही, क्वाड्रिलेटरल होता ना ये, ठीक है, क्वार्टर, हाफ ईयरली, तो इनका आपको ध्यान रखना है। देखिए कह रहा कि ए अकेले किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी के द्वारा 1 दिन में किया गया काम ए के द्वारा 1 दिन में किए गए काम का आधा है। मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई ए है ना, वो किसी काम को 8 दिन में कर रहा है और बी है ना 1 दिन में एक दिन का काम का आधा। यानी अगर एक, जैसे ए है, मान लीजिए एक काम को 1 दिन में करता है तो बी उसी काम को करने में 2 दिन का समय ले रहा है, क्योंकि 1 दिन में तो आधा ही कर पा रहा है। तो अगर ए इसी काम को 8 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा, 16। कैपेसिटी 2 और 1 करे, दोनों मिलकर करेंगे तो 16/3 नहीं आ जाएगा क्या, 5 से 1/3 दिन नहीं आ जाएगा क्या। तो अगर दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो 5 से 1/3 दिन इस काम को करने में लगेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मैथ का मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियोस को लगातार देखने के लिए दोस्तों। आपके आने वाले एग्जाम तक हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हमारी जान है, रहेगी। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए हम अपनी जान भी लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।